ग्लोबलाइजेशन पे you have to develop a sound vision and conceptual clarity as well as its different dimensions. You have to understand and its implications in Indian society. फर्स्टली हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को टॉपिक्स पे मैं पीपीटी शेयर किया हूं, आप लोगों को दिखाई दिया होगा मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Yes, sir. यस. Yes, तो sir. यस, सो ये ग्लोबलाइजेशन का जो पीरियड था 1991, इट इज ऑल्सो नोन एज राव मनमोहन फार्मूला. नरसिम्हा राव हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे एंड बाय दैट टाइम मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. रिसेशन था, गल्फ वार के कारण ग्लोबल रिसेशन था पूरी दुनिया में, और इट वाज ए पीरियड जहां की भारत में भी बहुत ज़्यादा रिसेशन थी, मंदी थी, इकोनॉमिक सिस्टम काम नहीं कर रही थी, भारत में पर कैपिटा इनकम लो हो गया था, जीडीपी बहुत कम जा रहे थे, और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए इंडिया के पास पैसे नहीं थे, प्राइवेट सेक्टर्स की बहुत बुरी हालत थी, मतलब एकदम पूरा ऐसा था कि देश चलाने के लिए 1-2 महीने से ज़्यादा के पैसे नहीं थे, फॉरेन करेंसी नहीं था हमारे देश में. मतलब ये हो गई है, आप जरा कल्पना करो कि जब आपके पास आपके बैंक बैलेंस खत्म हो जाते हैं, अकाउंट में पैसे नहीं है, तो घर कैसे चलाओगे? तो कहोगे कि भाई घड़ी ले लो, सोने का चेन पहने हो तो वो गिरवी ले लो, और फिर हमें ये सामान दे दो, इतने पैसे दे दो. जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस भारत का था. इन दैट टाइम गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलाया गया. गोल्ड बॉन्ड स्कीम मीन्स सारे देश में एक स्कीम चलाया गया. बाय दैट स्कीम आप अपना गोल्ड बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे, बैंक उस पर सर्टेन पीरियड में सर्टेन इंटरेस्ट तय किया, और फिर भारत सरकार ने जो वर्ल्ड बैंक हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं उनको यह गोल्ड दिखा करके दिखाएं कि हमारे पास गोल्ड है और हमें पैसे दीजिए. तो इस तरह से देश की स्थिति थी. तो एज ए परमानेंट सॉल्यूशन, इसको हम राव मनमोहन फार्मूला के नाम से इसलिए जानते हैं, इन्हीं दोनों ने ही ये स्ट्रेटेजी बनाया. एज ए परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द रिसेशन और स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी, द LPG मॉडल फॉलोड. L for liberalization, P for privatization and G for globalization. लिबरलाइजेशन मीन्स हमारे देश के जो ट्रेड कॉमर्स इससे संबंधित जो लॉ हैं उसको लिबरल बनाओ. मीन्स जो विदेशी कंपनी है वह अट्रैक्ट हो, हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए. ईज ऑफ गवर्नेंस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हैं, ताम झाम हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको नहीं झेलना पड़े. तो बहुत सारे लाइसेंसिंग परमिट राज का सिस्टम था, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे, रजिस्ट्रेशन थे, एनओसी लेने होते थे, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, उसको लिबरल बनाना. दिस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन. सेकेंड, प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन रिफर्स टू जो गवर्नमेंट के जो यूनिट हैं, पब्लिक सेक्टर्स के जो बैंक थे, इंश्योरेंस कंपनी थे, या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के यूनिट थे, जो परफॉर्मेंस जिनकी ठीक नहीं थी, जो घाटे में चल रहे थे, तो गवर्नमेंट टुक डिसीजन टू प्राइवेटाइज सर्टेन शेयर, और एक सर्टेन वे में उसको प्राइवेटाइज निजी हाथों में देने की, मैनेजमेंट और शेयर बेचने की बात होने लगी. अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल की स्थिति 92-93 में ये थी कि उनकी प्रोडक्शन और इतने घाटे में थी, उनकी प्रोडक्शन और इतनी नहीं हो पा रही थी कि अपने एम्प्लॉई को सैलरी ठीक से दे सके, इतने घाटे में चल रही थी. तब उसमें 50% शेयर बेच दिया गया भेल का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड. एंड आज टुडे भेल इज नवरत्ना कंपनी. ओके, नवरत्न कंपनी में भेल का स्थान आता. सो आज उनके मैनेजमेंट सुधर गए, प्राइवेट इंटरवेंशन हुआ, और गवर्नमेंट के जो पार्ट हैं 50% वो और प्राइवेट दोनों मिलकर काम किया. क्वालिटी, कंपटीशन, वर्क कल्चर, ये सब में सुधार आया. अब जरा कल्पना करो, एक प्राइवेट बैंक में जाओ और गवर्नमेंट बैंक में जाओ, दोनों के वर्क कल्चर में आपको फर्क पड़ जाएगा. आज क्या कारण है कि हर एक आदमी अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? क्वालिटी. तो सच टाइप का एक जो सिस्टम लाया गया कि प्राइवेटाइज करना, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर. यही दौर था कि भारत में बहुत सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स में और सेक्टर्स में एमएनसी आए, मल्टीनेशनल कंपनी आए, एंड दे वर ऑपरेटिंग
very good in a quality wise or competitive market बना. And third refers to globalization. Globalization here कि इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर्स को वैश्विक ऑर्डर से जोड़ना, ग्लोबल ऑर्डर से इसको जोड़ना, यानी कि विश्व के इकोनॉमी से इसको जोड़ना, इंटरकनेक्ट करना. सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि एक तो ट्रेड, इकोनॉमी, पॉलिसी, इन चीजों को जो बदलते, जो चेंजिंग जो वर्ल्ड में जो आ रहे हैं उसके साथ तालमेल बैठाना. सेकेंडली सोशल लेवल पे जो हमारा वैल्यूज हैं, कल्चर है, इंस्टीट्यूशनल चेंज है, उसको भी उससे कनेक्ट करना. और थर्ड पॉलिटिकल लेवल पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस या सेकुलरिज्म एंड व्हाट एवर गोइंग ऑन, दैट शुड बी जस्ट टू ए ग्रेट एक्सटेंट मैच टू द वर्ल्ड लेवल. सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन. एक दो और चीजें हैं कि ग्लोबलाइजेशन का हम अलग अलग डायमेंशंस को देखते हुए फिर इसके इम्प्लीकेशंस को पढ़ेंगे. सो इन चैप्टर वाइज, इन हेडिंग वाइज, फर्स्ट हमारा जो पीपीटी में आप लोगों से शेयर किया हूं, this is the perspective, whatever topics we are going to discuss, this is the भूमिका जिसको हम बोलते हैं, बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, पर्सपेक्टिव है. इस परिप्रेक्ष्य में हमें ग्लोबलाइजेशंस को देखने हैं. पहला जो मीनिंग है ग्लोबलाइजेशंस में, इट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन को हम तीन लेवल पे एक्सप्लेन करेंगे. पहला सोशल, थर्ड सेकेंड इकोनॉमी, और थर्ड पॉलिटिकल. अब सोशल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? सोशल ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू कि व्हेनेवर आवर सोशल वैल्यूज, आवर सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल ऑर्डर, सोशल सिस्टम, ये सारे यदि वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबल सिस्टम की तरफ जाने लगे तो दिस इज कॉल्ड सोशल ग्लोबलाइजेशन. टुडे द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमारे सोशल वैल्यूज, ये सारे वैश्विक मानदंड, ग्लोबल जो सोशल सिस्टम है, वैल्यूज हैं, फैमिली वैल्यूज हैं, उस ओर जा रहा है. हम अपने ट्रेडिशनल चीजों से छुट करके ग्रेजुअली वी आर ज्वाइनिंग टू द ग्लोबल सोशल ऑर्डर. ग्लोबल सोशल वैल्यूज को हम भारत में शेयर कर रहे हैं. आज मैरिज करने के तरीके हों, या हमारे धर्म के प्रति जो सेकुलरिज्म और जो आस्था हो, या हमारे ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उसमें बदलाव आ रहे हैं. एंड वी आर बिकमिंग ए ब्रॉडर पार्ट ऑफ द कंपोजिट कल्चर. यहाँ कंपोजिट कल्चर अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड कि सोशल का मतलब एक कंपोजिट कल्चर के पार्ट के रूप में ग्लोबलाइजेशन को देखा जाए. तो जब पूरा विश्व, हमारे विलेज, हमारे पूरा ओवरऑल ऑर्डर इंडियन सोसाइटी इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से चेंज होता है, तो दिस इज कॉल्ड सोशल लेवल ग्लोबलाइजेशन. सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. Economic globalization is very important. Economic globalization means our trade, our commerce, हमारे बिजनेस पॉलिसीज, हमारे यहाँ एक ऐसा मार्केट सिस्टम, हमारे यहाँ सप्लाई चेन, डिमांड चेन, ये सारे वैश्विक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं. तो इन दिस कनेक्शन द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशंस कि we are the part of certain international economic organizations like the UNO. We are the part of the IMF, Monetary Fund, World Bank, और बहुत सारे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, G8, G20, ऐसे जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, ब्रिक्स बैंक हाल ही में बने हैं. तो जब इस तरह से हम इकोनॉमिक चीजों को बदलते हैं, चेंज करते हैं, और ग्लोबली हम अपने इकोनॉमी को इंटरकनेक्ट करते हैं, ग्लोबल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. अर्लियर नहीं था. आज क्या कारण है कि हमारे यहाँ बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर्स में बहुत मल्टीनेशनल कंपनी आए, बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत मल्टीनेशनल जो कंपनी और बैंक आए जो इंडिया में आज काम कर रहे हैं. हमारे देश के SBI और बैंक दूसरे देश में जाके शाखा खोल के और बिजनेस कर रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन से पहले ऐसा नहीं था कि SBI की शाखा अमेरिका में होगी, न्यूयॉर्क में होगी, और हमारे यहाँ वहाँ के बैंक का हमारे यहाँ उनकी ब्रांचेज होगी. आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉडर मार्केट, एक वैश्विक मार्केट का ये जन्म हुआ. यानी कि हम कहीं भी कोई प्रोडक्ट, अमेजन जैसे चीजें नहीं होती, फ्लिपकार्ट जैसी चीजें नहीं होती. तो एक जो MNC कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, एक कॉर्पोरेट कल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, इट इज द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया.
And third point called political globalization. Political level, we will explain globalization. That the emerging political order around the world, like the democratic political system, secularism, social justice, citizen-centric approach of administration, और इस तरह से जो जहां मोनार्कियल स्टेट हैं भी, दैट कंट्रीज लार्जली मूविंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी. जैसे आप नेपाल में बहुत ज्यादा समय तक राजतंत्र था, तो नेपाल भी आज डेमोक्रेटिक कंट्री होगी. अभी लीबिया में बात हो रही है, लीबिया वहाँ तानाशाह था, गद्दाफी, अब वहाँ तो धीरे धीरे इंटायर जो वर्ल्ड है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं भी है, वह भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की ओर बढ़ रहा है. सो व्हेनेवर हम पॉलिटिकल लेवल पे एक वोटिंग बिहेवियर, हमारा इलेक्शन सिस्टम, हमारे जो सोसाइटी को जो रेगुलेट करने का जो तरीका है, वो ये सारे यदि इंटरनेशनल मानदंड के हिसाब से हम करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. आज जैसे हमारा कोपेनहेगन समिट हुआ, अब उनको कार्बन को लेके लॉ बनते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ क्या पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो इंटरनेशनल डिसीजन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो इंडिया इज सिग्नेटरी मेंबर ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन, और फिर हम अपने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में उन चीजों को लागू करते हैं. सो दिस इज टेररिज्म पे हो, तो टेररिज्म पे आज विश्व साथ साथ लड़ रहा है, सारे दुनिया उनके लिए एकजुट है. तो इस ढंग से जब हम हमारा पॉलिटिकल जो लेवल पे, जब पॉलिसी मेकिंग में हम ग्लोबल एजेंडा को शामिल करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन. सो अल्टीमेटली इन ए नटसेल, यू नो कि globalizations you can explain at 3 level. Firstly social level, second economic level, and third political level. इसके concept को हम elaborate करेंगे. I think this point is clear. Yes sir. ठीक है हिमांशु. Yes, yes sir. ठीक है, अब आगे वाला हम पीपीटी शेयर करते हैं. ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है. कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. पीपीटी दिखाई दे रहा है? Yes sir. Yes, this is called second heading है causes of globalization. क्या कारण था, what are the factors और causes कि भारत में ग्लोबलाइजेशन आया. ग्लोबलाइजेशन के पीछे ये कारण है. पहला टेक्नोलॉजिकल कॉज. टेक्नोलॉजिकल कॉज 91 से पहले जरा आप कल्पना करो, शायद आप लोग उस समय में आप लोग को उतना डेवलप हुए होगी कि नहीं, लेकिन हम लोग को पूरा नॉलेज है कि 91 में जब एक मोबाइल फोन से बात करना होता था, तो लेटर चिट्ठी का जमाना था, और बड़ी मुश्किल से किसी को कहते हैं कि हमारे घर पे फोन लगा दो, या फिर एक एसटीडी बूथ का जमाना था कि आप लाइन में लगी एसटीडी, यदि आप शहर में रहते हैं तो गांव में या कहीं और माता पिता से बात करना हो, मतलब ये मोबाइल होना 91 में, यदि कोई आदमी कमर में मोबाइल नोकिया का एंटीना वाला लेके चलता था, तो बहुत ही उसको लोग देखते था कि ये आदमी चलते फिरते बात करता है और ये मोबाइल चलते बात रखता है, मतलब एक अजूबा होता था, उसके तरफ अट्रैक्शन होता था लोगों का, वीआईपी माना जाता था. और उसके बाद फिर मोबाइल का देखो क्या हो गया, उसके बाद आया फिर लाइट वाला मोबाइल नोकिया के बाद, फिर गर्दन में लटकाने वाले लोग चलते थे दिखा करके, पॉकेट में रख करके वो कि देखो ये इस तरह का मोबाइल आया. और फिर आज मोबाइल का देख लो आज क्या हालत हो गई. आज हर एक आदमी रिक्शा पुलर से लेके खेत में काम करने वाले 2-2 मोबाइल रखते हैं. मतलब एक टेक्नोलॉजी जो आया, सिर्फ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ा चेंज लाया. कि जो इंटरनेट साइबर कैफी होती थी, आज साइबर कैफी नहीं, बहुत कम देखने को मिलेंगे शहर में, सबको मोबाइल इंटरनेट सुविधा हो गई, साइबर कैफी में जाने की जरूरत नहीं हो पड़ता. सो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब 91 से पहले 85 से थोड़ा सा आसपास का टाइम है, जब एक गांव में एक बाइक आती थी तो लोग देखने जाते थे कि देखो बाइक से आता है, और कार को कल्पना नहीं, कभी कभी गांव में या रूरल एरिया में दिखाई देता था कभी कभी. आज देखो कि ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में हमारे यहाँ कितनी चेंज आया. सो दिस इज हियर कि न्यू टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी की हम बात करते हैं. आज हम पेटीएम से पेमेंट करते हैं, आज फ्लिपकार्ट ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, अमेजॉन ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है. इट इज पॉसिबल ऑल ड्यू टू टेक्नोलॉजी. आज हम कोरोना डिजीज से बचने के लिए हेल्थ सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं लार्ज स्केल पे. तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूटेड ए लॉट. आज हम यदि यहाँ बैठे हैं तो टेक्नोलॉजी से किसी अमेरिकन कंपनी में से हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो हमको पेमेंट भी ऑनलाइन दे रहा है.
सारे इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो रहे हैं. So in this connections we will see that technology contributed a lot for the globalizations in our. So this is here कि टेक्नोलॉजी का एक बहुत फर्स्ट कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्पेशली द आईटी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. Second point is here expansion of market economy. मार्केट इकोनॉमी बाजार बेस्ड जो इकोनॉमी है, यानी कि बिग बाजार. पहले लोग सामान गिल्ड सिस्टम था, हमारे यहाँ छोटे लेवल पे ट्रेड होते थे, मार्केट बड़ा नहीं था, लोग लोकल लेवल पे ही सामान को प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत दूर तक नहीं जा पाते थे. लेकिन क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जब आया तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूटेड टू बिग मार्केट. आज यदि आप रायपुर में कोई कंपनी की कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको पूरे इंडिया में उसको फैलाना, बेचना, ऑनलाइन बेचना बड़ी आसान है आज की डेट में. आप ऑनलाइन बेच सकते हो, आपके पास गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, रेल सुविधा इतने हैं कि आप केरल तक पहुंचा सकते हो उन सामान को. वहां आपके एजेंसीज हैं, क्लाइंट हैं, पेमेंट का मोड है वो आपको ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर होते हैं. सो मेनी वे एक्सपेंशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी, जो मार्केट जो है इट डेवलप वेरी फास्ट. एक बड़े बाजार का क्रिएशन हुआ, बहुत बड़ा बाजार मिला लोगों को, और वो ट्रेड एंड कॉमर्स काफी बढ़ता चला गया. थर्ड पॉइंट इज हियर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. वही बात जो मैं बताया कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारे यहाँ मेट्रो रेल देखो. अब हमारे इंडिया, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है. तो इतनी फास्ट रैपिड एरोप्लेन की संख्या जहाँ 100-150 होती थी, आज हमारे यहाँ हजारों एरोप्लेन फ्लाइट चल रहे हैं. तो जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन, ये दो चीज में इतनी नए नए चीज आ गए, इंटरनेट आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटेड ऑटोमेशन मोड में एरोप्लेन को डाल देते हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटेड है, चल रहा है. हाई स्पीड ट्रेन आ गया हमारे यहाँ. तो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू ग्लोबलाइजेशन. अब हमें विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो, कहीं दूसरे कंट्रीज भेजना हो, तो बड़े बड़े बेड़े वाले जहाज आ गए हैं. सो ऑल दीज थिंग्स contributed a lot for the globalization. Fifth point, high dependency. High dependency. अब ग्लोबलाइजेशन जब भी बढ़ा, जब एक किसान खेत में काम करता था तो उनकी था क्या कि वो अपने जीवन की जरूरतों को सिर्फ गांव के आसपास पूरा कर लेते. उनकी नीड कम थी. उनकी नीड थी रोटी, कपड़ा और सिंपल नीड थी जिसको कि वो गांव में ही रह करके खेती करके पूरा कर लेते थे. बट हमारा क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के दौर में नीड बढ़ गया, हम अपनी नीड को बढ़ा दिए. हम अपने खाने पीने, कपड़े, हाउसिंग, बहुत तरह के नीड बढ़ाए. तो जैसे आदमी की नीड बढ़ी, मटेरियलिज्म आया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, हर एक आदमी एक दूसरे पे निर्भर करने लगा. यदि आपको घर बनाना है तो अकेले नहीं बना सकते हैं. आज की डेट में यदि एक बिल्डिंग बनाना है उसमें बिजली का काम अलग करेगा, स्पेशलाइजेशन हो गया, प्लम्बर का काम अलग करने वाला होगा. मतलब हर एक आदमी पैसे होने के बावजूद भी एक डिपेंडेंसी बढ़ गई. जॉब में, प्रोफेशन में, कार्य में, हर एक रूप से हम एक दूसरे पे निर्भर रहने लगे. यदि आज मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, हमें गाड़ी का पेट्रोल कौन देगा, हमें कपड़े कौन देंगे. किसान यहाँ जो चावल की खेती करके, चावल दाल की खेती करके भेजते हैं तब हम खाते हैं, यहाँ हम तो खेती करने जाते नहीं. हम किसान पे निर्भर हैं, किसान हम पे निर्भर हैं कि हमारे से पैसे जाते हैं उनको. तो इस तरह से क्या हुआ, डिपेंडेंसी, हाई डिपेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे निर्भर रहने लगे, डेवलप्ड कंट्री अंडर डेवलप्ड कंट्री पे निर्भर रहने लगे, वो डेवलपिंग कंट्री पे निर्भर रहने लगे, एक राज्य दूसरे राज्य पे निर्भर करने लगे, पानी के लिए, वाटर के लिए, मेडिसिन के लिए, दवा के लिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए. सो दिस इज हियर हाई डिपेंडेंसी हो गया बहुत ज्यादा. आज कल्पना करो कि हम हर एक व्यक्ति एक दूसरे पे निर्भर है. हर एक पढ़ना है तो हम दूसरे पे निर्भर हैं. हम पैसा देते हैं, वो हमें सर्विस देता है. हमें कहीं जाना है तो हमें गाड़ी चाहिए, ट्रेन चाहिए, हम दूसरे पे निर्भर हैं. हमें खाना है तो हमें बाजार से जो सामान चाहिए वो किसान भेजते हैं, किसान नहीं भेजेगा तो हम भूखे रहे. हमें पानी चाहिए तो वाटर सप्लाई एजेंसी अलग, लाइक दैट. एंड fifth point is called role of media. Earlier we have also discussed increased role of media.
एक तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में मीडिया आया, इंटरनेट जब आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बहुत बढ़ा। आज पहले कल्पना करो 91 में हमें लोगों को याद है कि जब महाभारत रामायण का एपिसोड, तुम लोगों में से शायद कोई देखा है उस जमाने का जो महाभारत और रामायण? सर अभी Yes, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब फिर से टेलीकास्ट हुआ था। नहीं, ये नहीं, वो तो फिर से देखिए उस जमाने जब पहली बार रामायण सीरियल महाभारत चलाया गया था। नो सर, नो सर। एंटीना वाला डी से सर ये वही वाला था। एंटीना वाला युग देखिए, वो जो छतरी पे रहता है, हिलाते हैं और एक एक दो चैनल आते थे, टेलीविजन झिलमिल करते थे, ब्लैक हाँ एंड सर, व्हाइट। वो डीडी न्यूज और डीडी नेशनल आता था, 2 चैनल आता था। हाँ, अब जरा कल्पना करो कि वो जमाना जहाँ की टेलीविजन देखना एक और किसी के घर में टेलीविजन होना एक बहुत बड़ी बात होती थी कि, और पड़ोस के लोग उनके यहाँ जाकर के बैठ के देखते थे। ओके, सो दिस इज इट। आज देखो मीडिया कितना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, फिर प्रिंट मीडिया, फिर और तरह के जो सोशल मीडिया हैं आज कितने सशक्त हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप। आज हम अमेरिका में बैठे कहीं भी किसी व्यक्ति से कोई भी इंफॉर्मेशन सेकंड नहीं लगा हम शेयर कर लेते हैं। अमेरिका दुनिया के किसी कोने में कोई घटना हुई, पिक्टोरियल व्यूज, आवाज, वॉइस, सब हम देखते हैं, समझते हैं। बहुत तरह से ये होने, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम भारत तक ही, हम दुनिया में, अमेरिका में भी कुछ हुआ, फ्रांस में कोई घटना हुई, हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उस वीडियोस को लाइक करते हैं, हम पब्लिक ओपिनियन शेयर करते हैं। अभी अमेरिका में इलेक्शन हुआ और सारे अपडेट हमारे देश में मिल रहे थे, टेलीविजन से, इंटरनेट से, फेसबुक से, ट्विटर हैंडल से, व्हाट्सएप से। सो दिस इज ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने कंट्रीब्यूटेड ए लॉट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। मीडिया को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिला, इंटरनेट मिला, मीडिया को क्या कहते हैं, इंटरनेट से बहुत ज्यादा चीजों को लिंक करने लगे। तो मीडिया का डेवलपमेंट, खास करके सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, इसका रोल बहुत ज्यादा है ग्लोबलाइजेशन होने। एक कारण है कि मीडिया इतना डेवलप हो गया कि आज पूरे विश्व के चैनल बन गए हैं। आज हम रसा का न्यूज हो, चैनल हो, साउथ अफ्रीका में बैठे कुछ चीज हो रहा हो, हर एक चीज हम शेयर करते हैं, देखते हैं। मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई देश विशेष कर रहा है, कुछ भी होती है तो हम उसको शेयर करते हैं। सो दिस इज हियर, दीज आर द 5 पॉइंट ऑफ द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 5 मेजर पॉइंट। एक तो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट हो गया, सेकेंड मार्केट इकोनॉमी का डेवलपमेंट और उसका एक्सपेंशन, थर्ड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ हाई डिपेंडेंसी, एंड फिफ्थ पॉइंट रोल ऑफ मीडिया। मीडिया में सारे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, और ये सारे कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन। ये सारे ने ग्लोबलाइजेशन को और बल दिया और आगे बढ़ाया, और हम पूरे विश्व के साथ आज सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लेवल पे कहीं ना कहीं से तालमेल बना के चल रहे हैं। एक ग्लोबल ऑर्डर की तरफ आवर सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड्स ए ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। एक एसे आया था 93 में, माय ब्रदर इज प्रॉपर आईएएस ऑफिसर, उन्होंने यही एसे लिखा था आईएएस में कि इमर्जिंग ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। उस समय में एक एसे लिखना होता था 1000 वर्ड में, 93-94 बैच की बात कर रहा हूँ। उन्होंने यही टॉपिक आया था कि इमर्जिंग ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। उसमें यही चीज है कि ऑल दिस कंट्रीब्यूटेड की दुनिया में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर एक तरह का आने लगे। ट्राइबल लोग भी अब मॉडर्न होने लगे, जनजातीय पिछड़े समाज के लोग मॉडर्न होने लगे, और एक वैश्विक जो सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर के रूप में, पार्ट के रूप में विश्व आगे की तरफ बढ़ने लगा। सो दिस इज हियर पॉइंट। अब हम आगे वाला पीपीटी आप लोगों को शेयर करते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। सर तो ये सब तो आफ्टर इफेक्ट्स हुए ना, इसमें कॉजेस क्यों लिखा है? हैं? नहीं, कॉजेस ही है ये। मीडिया का डेवलपमेंट कॉजेज भी है। कॉजेज इसलिए हैं कि इफेक्ट नहीं कहेंगे इसको बेसिकली, कॉज इसलिए कहें कि इसके कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ। यदि मीडिया डेवलपमेंट हुआ तभी ग्लोबलाइजेशन को बल मिला, इसीलिए कॉजेज देखेंगे, ठीक है नहीं? जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी नहीं आता तो ग्लोबलाइजेशन में दिक्कत आती, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आया, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आने से ग्लोबलाइजेशन आगे बढ़ा, तो इसीलिए कॉजेज देखेंगे। हेलो, यस सर। समझ में आया? सर तो मतलब 1991 से पहले हो गया था ये सब? नहीं, ये टेक्नोलॉजी आ गया था 1991 में तो पॉलिसी फॉलो किया गया, ठीक है। जब ये पॉलिसी एलपीजी मॉडल का जो पॉलिसी लाया भारत में राव मनमोहन फार्मूला, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, तो 2-3 साल तक लोगों को लगा कि फिर से देश गुलाम हो जाएगा। लोग बहुत आलोचना होने लगे, हमारे देश में अपोजिशन वाले हल्ला करने लगे, और क्या हुआ
कि इसका रिजल्ट आना 95 के बाद 98 से हमारा जीडीपी सुधरने, जब मल्टीनेशनल कंपनी आया, इन्वेस्टमेंट हुआ भारत में, तो जीडीपी सुधरना शुरू हो गया। और आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो सरकार 2000 में था, वहां हमारा जीडीपी 8% पे गया, 9% पे गया, जो कि आजादी के बाद से 90 तक 4%, 4.5%, 5% से आगे नहीं गया कभी। और फिर जो 20 साल में 2000 के बाद से देखेंगे आप, जीडीपी 8%, 9% तक गया, यूपीए फर्स्ट तक, यानी कि मनमोहन सिंह का पहला टर्म तक जो था 2010 तक, आपको हमारा जीडीपी बहुत अच्छा था, यानी कि 9-10% के ग्रोथ रेट को हासिल किया, जो 40% वर्ष में नहीं है। बहुत पैसा आया भारत में पैसा आ गया। मतलब आप एक भी एमबीए बैठा नहीं था, एक भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा नहीं था, उसे क्या कहते हैं 50,000 का पैकेज, किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख, मतलब बहुत पैसे आ गए। प्रोफेशनल क्लास के पास जो भी थे, नौकरी मिले लोगों को, बहुत चेंजेज आया भारत। अब इसके परिणाम अलग हैं कि वो कुछ ही लोगों को बेनिफिट हुआ, हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इफेक्ट में आएगा, प्रभाव में आएगा, ठीक है। यस सर। तो दिस पॉइंट इज हियर। अब आइए कॉन्सिक्वेंसेस, थर्ड पॉइंट में डिस्कस करना है। ये तो कॉजेज हो गया, ये सब ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया, या इसको आप फैक्टर्स के तौर पे भी ले सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यस सर। अब नाउ यू सी दिस पीपीटी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, जो ये से भूमंडलीकरण आया, परिणाम क्या निकले। पहला हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे, 3 कैटेगरीज में। पहला देखेंगे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में ये पॉइंट्स देखेंगे: मिनिमलिस्ट स्टेट, रिडक्शन इन सब्सिडी एंड रेगुलेशन, मार्केट डिसाइड सोशियो इकोनॉमिक फैसिलिटी, ये सब पॉइंट है। इन्फ्लुएंस ऑन एमएनसी, गुड गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुपिंग्स एट इंटरनेशनल लेवल, ये सब सारे पॉइंट हैं इसकी। मिनिमलिस्ट स्टेट का मतलब क्या हुआ कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन स्टेट ने लेसाज फेयर पॉलिसी को बोलते हैं इसको, यानी कि स्टेट ट्रेड में, कॉमर्स में और चीजों में लेस इंटरवेंशन करेगा। पहले क्या था कि हर एक मामला में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की पॉलिसी इंटरवेंशन करता था, और बिजनेसमैन या व्यापार करने वाले, ट्रेड करने वाले कॉर्पोरेट हाउस को दिक्कत होती। अब ये पॉलिसी सेंटर पे फॉलो किया गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स का एक ब्रॉडर रूल बना दिया जाए, और जो इंटरवेंशन है बहुत कम किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे सिंगल विंडो सिस्टम लाया। ईज ऑफ, आज मोदी जी क्या कहते हैं, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस और सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो आदमी बिजनेस करना चाहता है उसको लाइसेंस लेने में, एनओसी लेने में, या डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस में, प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से, ताकि वो आदमी कंपनी खोलेगा तो 50-100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसीलिए स्टेट का इंटरवेंशन लेस किया गया इन ट्रेड में, कॉमर्स में और चीजों में। सेकेंड पॉइंट है रिडक्शन इन सब्सिडी। सरकार का जो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के बाद, अर्लियर हर एक चीज में सब्सिडी होता था, आज भी देते हैं सरकार सब्सिडी, नो डाउट। हमारे यहाँ खाने में, हमारे यहाँ गैस सब्सिडी मिलते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं अनाज सब्सिडी मिलते हैं, और कई सारी इसेंशियल फर्टिलाइजर में सब्सिडी देते हैं सरकार। सब्सिडी का उद्देश्य क्या होता है कि कोई चीज बहुत महंगा है और गरीब और पुअर लोग उसको नहीं खरीदने में, उसको दिक्कत होगी, इसीलिए सरकार अपने तरफ से पैसा दे देती थी। गैस का जो कीमत, गैस सब्सिडी का मतलब हुआ कि सरकार इतना करोड़ रुपया गैस एजेंसी को दिया कि भाई आप गैस का जो सिलेंडर है इतना रेट पे ही रखिए, इससे ज्यादा मत बढ़ाइए। अब गैस कंपनी कहेगा नहीं मेरे को घटा है, मैं नहीं दूंगा, तो सरकार सब्सिडी दे देगा गैस कंपनी को, और फिर गैस कंपनी जो 800 रुपये की जगह 600 रुपया में वही गैस सिलेंडर लोगों को देगा। ऐसे ही फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर किसान यूज कर, यूरिया पे सब्सिडी देते थे पहले, अभी भी देते हैं। तो मैनी वे रिडक्शन धीरे धीरे, व्हेनेवर द ग्लोबलाइज्ड सिस्टम आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इस सब्सिडी को कम करेगी। अब ध्यान रखें कि आपका एक मिनट के बाद ये लिंक हमारा फेल हो जाएगा, फिर से मैं लिंक भेजूंगा और आप लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है, ऑल ऑफ यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस सर। क्योंकि ऑटोमेटिकली अभी 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में इस पॉइंट को डिस्कस करता हूं। यदि एकाएक लिंक कट जाए तो फिर से लिंक भेजेंगे एंड विल बी एडमिटेड, स्टार्ट होगा। तो एक तो सब्सिडी है,
कि सब्सिडी एंड रिडक्शन इन सब्सिडी। अब धीरे धीरे जैसे देखेंगे गैस सब्सिडी, मोदी जी ने कहा कि आप लोग जब पैसा है आप लोग 200-400 ऐसे खर्च, तो सब्सिडी क्यों लेती हो? 1 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। अब धीरे धीरे सरकार जितना भी सब्सिडी दे रहा, अमेरिका में कोई सब्सिडी नहीं देता है। आप जरा कल्पना करो, हमारे यहाँ घर बनाने के लिए सब्सिडी, किचन में सब्सिडी, गैस में सब्सिडी। अमेरिका में टॉयलेट बनाना सरकार का काम नहीं है। अमेरिका में घर किसी को बना देना सर, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, सबके पास पैसे हैं और बेसिक सुविधा सबके पास। हमारे यहाँ सिंस इंडिया इज ए पुअर स्टेट, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, सो सरकार को देना पड़ता है। लोगों को घर नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं था, बिजली नहीं है, कई जगह क्या कहते हैं खाने पीने की सुविधा है, कई किसानों की प्रॉब्लम है। तो इंडिया का कंटेक्स्ट अलग है। व्हेनेवर आवर कंट्री विल डेवलप लाइक अमेरिका एंड ग्लोबलाइजेशन में जैसे जैसे हम डेवलप की ओर जाएंगे, हम सारे सब्सिडी